नमस्कार विद्यार्थियों, इन स्पेशल ए क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम जो है उसका चैप्टर सेकेंड जो है वो शुरू करेंगे। यूनिट फर्स्ट में 4 जो चैप्टर दिए हुए हैं उसमें पहला चैप्टर जो है वो हमने कर लिया। उम्मीद है आपको दोनों वीडियोज़ जो हैं वो भी मिल गए। इसके अलावा PDF फाइल में बनाए हुए नोट्स वगैरह जो हैं वो भी आपको अवेलेबल हो गए होंगे। आप उनको अपनी नोटबुक जो है उनमें साथ में नोट कर लें। अब हम शुरुआत करते हैं सेकंड चैप्टर के डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट। मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट जो है उसकी स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट जो है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, उसके हम स्टडी जो है वो करेंगे। अब ये स्टडी वगैरह जो हम करें या ये चैप्टर जो हम पढ़े उससे पहले कुछ सामान्य चीज़ें जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ी हैं उनको थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। जूनियर क्लास में एक फिनोमिनन आपने पढ़ी होगी, अल्टरनेशन ऑफ ए जनरेशन। यदि ये टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा टिपिकल है और अपने सिलेबस में नहीं है, जूनियर क्लास में था, इसलिए हम थोड़ा सा यूँ ही जनरली स्टडी करेंगे। नहीं समझ में आता है तो एक बार बता देना, फिर से इसको रिवाइज कर देंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसका मतलब ये है कि प्लांट्स जो हैं वो अपने पूरे जीवन काल में, अपने लाइफ स्पान में, अपने पूरे लाइफ पीरियड में 2 जनरेशन जो है वो अल्टरनेटिवली शो करते हैं। एक जो जनरेशन है वो कहलाती है गेमेटोफिटिक जनरेशन और एक जो जनरेशन है वो गेमेटोफिटिक जनरेशन और दूसरी जो है वो कहलाती है स्पोरोफिटिक जनरेशन। गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन, इसकी यदि हम बात करें तो गेमेटोफिटिक जनरेशन जो है उसमें जो सेल्स होती हैं प्लांट बॉडी में वो होती हैं हैप्लॉइड सेल्स और स्पोरोफिटिक जनरेशन है उसमें डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। डिप्लॉइड सेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में मिलते हैं। गेमेटोफिटिक जनरेशन है उसमें जो हैप्लॉइड जनरेशन होती है उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में नहीं मिलते हैं, सिंगल रूप में ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अल्टरनेटिवली ये दोनों जनरेशन आती हैं, चाहे हम किसी भी प्लांट की बात करें। प्लांट की अलग अलग कैटेगरीज हैं, एल्गीज, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यहाँ पर हम केवल एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। उसके अंदर यदि हम देखें एंजियोस्पर्म में यदि हम देखें तो मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो शो करती है स्पोरोफिटिक जनरेशन को, यानी डिप्लॉइड सेल जिसमें पाई जाती हैं। एक पौधा यदि हम उगाते हैं बीज से, नॉर्मली हम मान लें बीज से एक पौधे को यदि हम उगाते हैं, सरसों का बीज जमीन में डाल दिया, पूरा पौधा होगा। उससे जो पौधा उगता है, जो पौधा हम देखते हैं वो उसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन को शो करता है। उसमें देखें तो रूट, स्टेम, लीव्स, इस तरह की स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो बनती हैं। उसके बाद में जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर होता है तो रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर होने पर उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बनते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उनमें होता है एक फ्लावर। एक टिपिकल फ्लावर की बात हम करें, जैसे हमने कल इसमें पढ़ा ही था, उसमें 4 होल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें यदि हम देखें तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम, शॉर्ट में हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो आप बता दें। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है वो इनके अंदर मिलते हैं। एंड्रोसियम की जो एक यूनिट है वो होती है एक स्टेमन और गाइनोसियम की जो एक यूनिट होती है वो होती है एक कार्पल या फिर एक पिस्टिल। अब इनमें यदि हम देखें तो स्टेमन जो है उस स्टेमन में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर। इसमें जो एंथर है उस एंथर में आगे जाकर क्या बनते हैं, पोलन सैक। तो स्टेमन में पोलन सैक जो हैं वो इनके अंदर बनेंगे। यही चीज़ इस चैप्टर के लास्ट में हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो पोलन सैक जो है वो इसमें बनते हैं और कार्पल जो है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है वो होती है ओव्यूल। तो ओव्यूल नामक एक स्ट्रक्चर बनती है। अब पोलन सैक जो है उसमें आगे जाकर बनते हैं पोलन ग्रेन और ओव्यूल जो है उसमें आगे जाकर बनता है एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक में या पोलन ग्रेन जो है उनके अंदर बनते हैं मेल, पोलन ग्रेन में मेल गेमेट और एम्ब्रियो सैक जो है उसमें बनते हैं फीमेल गेमेट।
और फिर ये आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर बनाते हैं ये जाइगोट। जाइगोट से आगे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो से फिर वापस प्लांट जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पर इसमें यदि हम देखें तो ये फ्लावर जो है, इसके अंदर फ्लावर में आगे कैसे यहाँ से लेकर फ्लावर में यहाँ से लेकर कैसे मेल और फीमेल गेमेट बनते हैं, वो स्टडी जो है वो इसमें हम करेंगे, इस चैप्टर में करेंगे। उससे आगे की फर्दर स्टडी जो है उसको हम आगे अगला जो चैप्टर है उसके अंदर करेंगे। अब जो लोअर प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म, उनमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनमें जो प्लांट होते हैं, उन प्लांट्स में जब लीव्स वगैरह बनते हैं तो उनमें कुछ विशेष टाइप की लीव्स बनती हैं जिनमें आगे जाकर स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, जिनको हम कहते हैं स्पोरोफिल। यही स्पोरोफिल जो है वो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें वो जाकर बनाते हैं कोन, और वही कोन मॉडिफाई होकर एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उनमें वो आगे जाकर बना लेते हैं ये फ्लावर। तो एक तरह से देखा जाए तो स्पोरोफिल, ये फ्लावर जो है वो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है जिसमें अलग अलग लीव्स जो हैं वो एकदम पास पास में आ जाती हैं, क्योंकि नोड जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, और नोड्स के रिड्यूस होने से ये लीव्स जो है वो एकदम पास पास में आ गई। इन लीव्स को हम स्पोरोफिल ही कहेंगे, इसीलिए एक फ्लावर जो है वो एक स्पोरोफिल टिश्यू या स्पोरोफिल ऑर्गन जो है वो भी कहलाता है। अब इसके अंदर जो मेन स्पोरोफिल है वो दो हैं, एक एंड्रोसियम एक गाइनोसियम। ये स्पोरोफिल का पूरा एक ग्रुप होता है। इसमें एंड्रोस्पियम जो है, एंड्रोसियम वो उसकी एक यूनिट होती है, वो एक स्टेमन है। ये स्टेमन जो है वो एक माइक्रोस्पोरोफिल का ही काम करता है, एक ऐसी पत्ती का जिसमें आगे जाकर माइक्रोस्पोर बने, उसकी पूरी यूनिट वो एंड्रोसियम हो गई। तो एंड्रोसियम स्टेमन बनाता है जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल की तरह से काम करता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट में माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो एंजियोस्पर्म जो हैं उनमें स्टेमन जो है वो रिप्रेजेंट करता है माइक्रोस्पोरोफिल को। अब इस माइक्रोस्पोरोफिल या स्टेमन में आगे जाकर बढ़ते हैं पोलन सैक। ये पोलन सैक जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम की तरह से काम करते हैं। लोअर प्लांट्स में जैसे माइक्रोस्पोरोफिल पर के ऊपर स्पोरेंजियम बनती है, वैसे यहाँ पर ये बनेगी, और फिर उनके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर, वैसे ही पोलन सैक में बनेंगे पोलन ग्रेन्स। और यही पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, मेल गेमिटोफाइट जनरेशन को। तो मेल गेमिटोफाइट जनरेशन जो है वो पोलन ग्रेन ही शो करते हैं, जो बहुत हाईली रिड्यूस्ड जनरेशन जो है वो इसमें होती है या स्टेट में ये होती है। अब इस स्टडी को हम आगे अपने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखें। तो एक टिपिकल फ्लावर जो है वो प्लांट्स के अंदर यदि देखा जाए तो वो प्लांट्स में उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। उसमें थर्ड हॉर्न एंड्रोसियम, जिसकी एक यूनिट को हम कहेंगे स्टेमन, जो माइक्रोस्पोरोफिल का काम करती है। एक स्टेमन की यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टेमन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। एंथर जो है वो उसका अपर पार्ट होता है। नॉर्मली यदि हम देखें तो एक एंथर जो है, नॉर्मल प्लांट की हम बात कर रहे हैं या नॉर्मल फ्लावर की हम बात कर रहे हैं, एक एंथर जो है वो 2 लोब में डिवाइड होता है। ये एक एंथर का टीएस है। इस एंथर में 2 लोब होती हैं, यानी एंथर नॉर्मली बाइलोब्ड होते हैं, और प्रत्येक लोब जो होती है उसमें आगे जाकर एक लोब में 2 पोलन सैक बनते हैं। यहाँ पर 2 पोलन सैक, यहाँ पर ये 2 पोलन सैक, यानी एक एंथर में यदि देखा जाए तो 4 पोलन सैक बनेंगे। इस तरह के पोलन एंथर को हम बाइलोब्ड या पोलन सैक को हम बाइलोब्ड एंथर कहते हैं। ये एक टिपिकल एंथर है, हालांकि मालवेसी जैसे गुड़हल, चाइना रोज है, या फिर कॉटन प्लांट है, भिंडी है, लेडी फिंगर, उनके फ्लावर्स में यदि हम देखें तो उनके अंदर केवल यूनिलोब्ड एंथर जो है वही पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें एक ही लोब होती है। लेकिन नॉर्मली देखें तो एक एंथर में 2 लोब होंगी और प्रत्येक लोब में पोलन सैक जो है वो होंगे 2, इसलिए एक स्टेमन में जो एंथर होता है उसमें 4 पोलन सैक होते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम की तरह से काम करते हैं। उनमें पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है।
तो ये एक स्टेमन हुआ। इस स्टेमन में ये एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है उसको हम देखें। तो पहला अपना जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ ए एंथर। तो डेवलपमेंट ऑफ ए एंथर कहें या एंथर के जो पार्ट होते हैं, पोलन सैक, डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक, वो एक ही बात है। शुरुआत में यदि देखा जाए तो एंथर जब फ्लावर खुलता ही नहीं है, एकदम बड स्टेज में होता है, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। फूल उस स्थिति में हमें, फ्लावर उस कंडीशन में हमें दिखता नहीं है, शो नहीं होता है, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। उस कंडीशन में जो एंथर होता है वो होमोजेनस सेल का एक ग्रुप होता है। सारी की सारी एक सी सेल होती है जो बाहर से एपिडर्मिस से ढकी हुई होती है। इनके अंदर वाली जो सेल्स होती हैं उनको हम हाइपोडर्मल सेल्स बोलते हैं। ये हाइपोडर्मल सेल्स, अलग अलग हाइपोडर्मल सेल्स हैं। कोई एक हाइपोडर्मल सेल जो है, जैसे मान लें ये हाइपोडर्मल सेल जो है, इसमें एक डिवीजन होता है पेरिक्लिनल डिवीजन, परिधि के अनुसार डिवीजन होगा, जिससे दो सेल्स बनेगी, एक आउटर और एक इनर। आउटर सेल जो बनती है, इसे आउटर सेल को हम कहेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, और इनर सेल जो बनती है वो कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। नोट्स वगैरह में ये सारे दिए हुए हैं, कुछ चीज समझ में नहीं आए तो दोबारा पूछ सकते हैं आप। तो प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, दो सेल्स बनती हैं। जिस सेल से ये बनी है उसको हम कहेंगे आर्चिस्पोरियल सेल। तो आर्चिस्पोरियल सेल, ये आर्चिस्पोरियल सेल है। ये आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाती है, आउटर सेल प्राइमरी पैराइटल, इनर सेल प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और यही बाद में आगे जाकर डेवलप करते हैं पूरे एंथर या पोलन सैक को। प्राइमरी पैराइटल सेल जो है वो आगे जाकर बनाती है एंथर या पोलन सैक की वाल, जिसमें 4 अलग अलग लेयर्स होती हैं ये। और इनर सेल प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो बनाती है स्पोरोजिनस टिश्यू या माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन ये करती है। अब यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, इसका जो डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट कहलाता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूस्पोरेंजिएट, तो यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट जो है वो होता है किसमें, माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट, यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट हम किसको कहेंगे, एक से ज्यादा आर्चिस्पोरियल सेल यदि माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट करें तो वो यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहलाएगा। और यहाँ पर एक से ज्यादा आर्चिस्पोरियल सेल्स हैं, वही क्या कर रहे हैं, इन्हें पोलन सैक को या माइक्रोस्पोरेंजियम को डेवलप कर रहे हैं, इसलिए ये यूस्पोरेंजिएट टाइप का हो गया। तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, नोट्स में अंडरलाइन वगैरह करके बताया हुआ है। अब आगे इसकी यदि हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो पार्ट है वो इसका वाल वाला पार्ट कहलाता है। ये एंथर है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हो गई। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सैक भी कह सकते हैं। एंथर में 4 पोलन सैक होते हैं, तो ये इसकी स्ट्रक्चर भी शो करता है और पूरे एंथर की स्ट्रक्चर भी शो करता है। दोनों नाम दिए हुए हैं, दोनों का अर्थ ये होगा, ये पूरा एंथर है और ये इनमें पोलन सैक है। तो एक पोलन सैक की यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो 4 अलग अलग पोलन सैक हैं उनमें 2 चीजें मेनली होती हैं, बाहर की तरफ एंथर की वाल या पोलन सैक की वाल और अंदर की तरफ का स्पोरोजिनस टिश्यू। बाहर की जो एंथर वाल या पोलन सैक वाल जो है, इसको 4 पार्ट में हम या 4 लेयर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इनमें 4 अलग अलग लेयर से मिलती हैं। फर्स्ट लेयर जो है वो है एपिडर्मिस, आउटर साइड टू इनर साइड, पेरीफेरी से सेंटर साइड की हम ओर बढ़ रहे हैं, उस ओर से उनका ये क्रम है या ऑर्डर है। आउटर लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर सेकेंड लेयर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर और लास्ट वन टेपिटम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल कॉल्ड टेपिटम। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड सिंगल सेल वाली एक लेयर जो है वो होती है, जिसमें चपटी फ्लैटेंड सेल जो है वो पाई जाती हैं और इनका काम होता है केवल सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन करना किसकी, पोलन सैक की। तो ये पोलन सैक के प्रोटेक्शन का काम करती हैं। सेकेंड लेयर जो है वो एंडोथीसियम की लेयर कहलाती है। एंडोथीसियम लेयर जो है इसकी एक विशेषता होती है, इसमें फ्लैटेंड और थोड़ी सी इलोंगेटेड सेल जो है वो मिलती हैं। इन सेल्स में यदि हम देखें तो इनकी ये जो भित्ति है, दीवार है चारों ओर की, इस दीवार में इंटरनल वॉल और ये
टेंजेंटियल वाल जो है, जो एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, ये जो वाल है यहाँ पर डिपोजिशन मिलता है एक विशेष पदार्थ का। इस विशेष पदार्थ को हम कहते हैं अल्फा सेलुलोज। तो इसमें डिपोजिशन किसका मिलता है वो ध्यान में रखेंगे, अल्फा सेलुलोज का। अल्फा सेलुलोज का जमाव मिलने के कारण से इसमें यूं पट्टियां सी बन जाती हैं, और ये पट्टियां जो हैं वो किस तरह की दिखाई दे रही हैं, यू शेप्ड। तो यू शेप्ड स्ट्रिप जो है वो इसमें बन जाती है। इन स्ट्रिप का एक विशेष इंपोर्टेंस या एक विशेष रोल होता है। ये स्ट्रिप आगे जाकर यदि हम इसमें देखें तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसमें माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बन जाएंगे। बनने के बाद में इनको बाहर निकलना होता है, उसके लिए इसे टूटना होगा, इसका डेहिसेंस होगा। तो डेहिसेंस के लिए ये उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल होती है एंडोथीसियम। इसमें जो अल्फा सेलुलोज की पट्टियां हैं, ड्राई कंडीशन में इनके अंदर एक टेंशन या स्ट्रेस जो है वो बनता है, और उस स्ट्रेस के कारण से ये तोड़ देती हैं इसको, और अंदर जो बनने वाले परागकण हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, वो बाहर की ओर फेंक दिए जाते हैं ताकि पोलिनेशन जो है वो आसानी से हो जाए। तो डेहिसेंस ऑफ ए एंथर वाल, उसके लिए जो विच लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेहिसेंस ऑफ ए एंथर वाल, आंसर होगा एंडोथीसियम। और ए विच मैटर डिपोजिटेड इन ए वाल, तो वो होगा अल्फा सेलुलोज। फिर है मिडल लेयर। मिडल लेयर में थिन वाल्ड सेल्स मिलती हैं, 1 से 3 लेयर मिलती हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जैसे ये डेवलप होता है वैसे वैसे ये क्रश होकर कुचल भी जाते हैं। नॉर्मली एंथर के अंदर देखा जाए, एंथर की वाल में ये मिलती भी नहीं है। इनर मोस्ट लेयर जो है वो है टेपिटम, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर भी है ये। इस टेपिटम में जो सेल्स मिलती हैं वो नॉर्मली इलार्ज सेल्स होते हैं, बड़े आकार वाली सेल्स होती हैं, और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा डेंस सघन't है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होती हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो वो इसमें पाए जाते हैं। इनका काम होता है नरिशमेंट करना। किनको? इनके भीतर की तरफ क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू, जो आगे जाकर माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट करेंगे, उसको नरिशमेंट या उनका न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है कोणे टेपिटम। इसके अलावा इन सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो भी कंडीशन वगैरह चाहिए वो भी टेपिटम अवेलेबल करवाती है। ये चीज़ देखी गई है। यदि टेपिटम लेयर को हटा दिया जाए माइक्रोस्पोर बनने से पहले या पोलन ग्रेन बनने से पहले ही, तो उसके बाद में या तो पोलन ग्रेन बनेंगे नहीं फ्लावर में, या फिर बनेंगे तो भी वो स्टेराइल टाइप के होंगे, फर्टाइल नहीं होते हैं। उनमें गेमिट जो बनते हैं वो एक्टिव गेमिट जो हैं वो नहीं बनते हैं। तो इसलिए टेपिटम जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेयर इसमें होती है। उसके बाद में एंथर वाल के बाद में भीतर की तरफ क्या हुआ है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो पहले माइटोसिस डिवीजन करता है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू वो सेल्स बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो हैं उनमें फिर लास्ट में जाकर मियोसिस डिवीजन होता है, और जैसे ही मियोसिस डिवीजन होगा माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जो है वो बन जाएंगे। तो पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये यहाँ तक की स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो हुई। अब एग्जाम के लिहाज से यदि हम देखें तो टेपिटम जो है उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी और ध्यान में रखनी है। टेपिटम सेल्स जो होती हैं इनमें कुछ विशेष टाइप की ग्रेन्यूल्स होती हैं जो फैटी नेचर की होती हैं, वसीय प्रकृति की होती हैं। फैटी और स्ट्रक्चर जो है, शेप जो है वो उसकी कैसी होती है, ग्लोब्यूलर, गोल आकृति की। तो फैटी ग्लोब्यूलर बॉडीज जो है वो इसमें मिलती हैं, जिनको कहा जाता है प्रोयूबिस बॉडीज। ये प्रोयूबिस बॉडीज जो हैं वो होते हैं टेपिटम सेल्स के अंदर। बाद में जाकर जब अंदर की तरफ पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो पोलन ग्रेन की जो वाल बनती है, आउटर वाल, उस आउटर वाल पर एक विशेष पदार्थ जो इन्हीं से सिक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। वो स्पोरोपोलेनिन जो है वो पोलन ग्रेन की जो आउटर वाल है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और उसको ये हार्ड बनाता है। स्पोरोपोलेनिन के साथ साथ में प्रोयूबिस बॉडीज जो हैं वो भी मिल जाती हैं और फिर इसकी वाल पर डिपॉजिट होती हैं। लेकिन जब ये प्रोयूबिस बॉडीज स्पोरोपोलेनिन के साथ में मिलकर पोलन ग्रेन की वाल पर आ जाएं तो उनको हम कहते हैं यूबिस बॉडीज। मतलब कह सकते हैं प्रोयूबिस बॉडीज जो है वो टेपिटम सेल के भीतर होती हैं।
और जब स्पोरोपोलिन के साथ में ऐड होकर ये पोलन ग्रेन की वाल पर आ जाएं तो उनको कहा जाता है यूबियस बॉडीज। इसका मतलब यूबियस बॉडीज जो है वो पोलन ग्रेन की वाल बनाने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ तक हुई। इसके अलावा एक थोड़ी सी चीज़ टेपिटम के संदर्भ में और ध्यान में रखेंगे। टेपिटम जो है वो अपने बिहेवियर के आधार पर, बिहेवियर कैसे, इसका काम क्या है, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना किसको, स्पोरोजेनिक टिश्यू को। न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करवाती है उसके बेसिस पर ये दो टाइप के हो सकती है। एक होती है अमीबॉइड टाइप के और दूसरी होती है सेक्रेटरी या ग्लैंडुलरे टाइप की। अमीबॉइड या पेरिप्लाज्मोडियल और सेक्रेटरी या फिर ग्लैंडुलरे टाइप की। अमीबॉइड किसको कहेंगे, ये टेपिटल सेल जो हैं, टेपिटल सेल ब्रस्ट नहीं हो, इनकी सेल वाल टूटे नहीं, और ये सेल जो है सेल वाल जो है वो उल्टा बोल दिया, सेल वाल इनके ब्रस्ट हो जाए या टूट जाए और फिर ये इनके बीच बीच में यूं फैलकर नरिशमेंट करवाए प्रोवाइड, तो उस कंडीशन में इसे हम कहेंगे अमीबॉइड टेपिटम। दूसरे टाइप की होती है सिक्रेटरी, उसमें सेल वाल जो है वो ब्रस्ट नहीं होती है, सेल वाल के थ्रू न्यूट्रिएंट जो है वो सिक्रेट होते हैं और सिक्रेट होकर इन स्पोरोजिनस सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो कहलाती है सेक्रेटरी टाइप की। तो टेपिटम सेल्स जो है वो दो टाइप के होंगी, अमीबॉइड और सेक्रेटरी या ग्लैंडुलरे टाइप की। नॉर्मली देखा जाए तो प्लांट्स वगैरह में सेक्रेटरी या फिर ग्लैंडुलर टाइप के ही टेपिटम जो है वो मिलती है। तो ये चीज़ जो है वो हमने इनके डेवलपमेंट नोट्स वगैरह आपको कल तक के ये प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, इनको आप नोट कर लें अपनी बुक में। इनके अलावा ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट, उसमें यहाँ तक हमने पढ़ा है, पूरा चैप्टर कल करेंगे, पूरा टॉपिक जो है वो कल करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा है कि किस तरह से गेमेटोफाइट जहाँ पर बनते हैं वहाँ उस स्ट्रक्चर को, मेल गेमेटोफाइट का प्रोडक्शन जहाँ होता है उसकी स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ एंथर और पोलन सैक और स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और ए पोलन सैक। बाकी ये डायग्राम वगैरह जो है इनको आप केवल समझ लें, डायग्राम वगैरह आपको नोट्स में बने हुए मिलेंगे, उनको आप कॉपी में करते रहें। इसके अलावा और कोई भी समस्या वगैरह यदि आपको आती है तो अशोक जी के नंबर जो है वो आपके पास है, उनको आप पर्सनली फ़ोन करके या फिर उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो हैं उनके ऊपर अपने कमेंट वगैरह के थ्रू उनको वो समस्याएं जो हैं वो बता सकते हैं, उनका समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।